सेंटर रीनेम्स फोर्ट विलियम विजयदुर्ग वेटरन्स शॉक्ड। नमस्कार। ये न्यूज़ के आर्टिकल पिछले एक दो दिनों से चल रहे हैं दोस्तों, और मुद्दे का विषय है फोर्ट विलियम। एक ऐसा फोर्ट जिसके बारे में कहा जा सकता है कि जिसने ब्रिटिश कन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया की नींव रखी। एक ऐसा फोर्ट जो 1756 में ब्रिटिश के हथे से निकल गया था और लेटर पीरियड में ब्रिटिश उसको फिर से रिकैप्चर करते हैं। एक ऐसा फोर्ट जिसके बारे में कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत की चाबी फोर्ट विलियम से निकाली थी। एक ऐसा फोर्ट जिसने ब्रिटिश को भारत के अंदर 200 साल तक स्टेबिलिटी दी। नमस्कार, मेरा नाम है प्रतीक नायक और आज हम लोग बात करेंगे फोर्ट विलियम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, फोर्ट विलियम की हिस्ट्री, फोर्ट विलियम का कल्चर, फोर्ट विलियम के कंटेक्स्ट में किस तरह से ब्रिटिश जो है वो ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट करते हैं इस फोर्ट के, उसके कंटेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे। मुख्यतः यहाँ से बैकवर्ड लिंकेजेस के ऊपर से आपको सवाल आ सकता है। यूपीएससी माइट आस्क यू अ क्वेश्चन ऑन बैकवर्ड लिंकेजेस। कैसे फोर्ट विलियम नाम की जगह से ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल हुआ, कैसे फोर्ट विलियम के कंटेक्स्ट में ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया हुआ। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि भारत में बंगाल के अंदर ही फोर्ट विलियम की जो हेडक्वार्टर्स थी, वहां पे बैठ के ब्रिटिश ने उसकी इकोनॉमिक, मिलिट्री, स्ट्रेटेजिक होल्ड बनाई और भारत पे ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट की नींव रखी। साथों के साथों भारत के अंदर और भी सैकड़ों कॉलोनियल फोर्ट्स ब्रिटिश के द्वारा एस्टैब्लिश किए गए हैं, उसकी भी हमें जानकारी होनी चाहिए। और इतिहास में एक बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट है, वो है रीनेमिंग डिबेट। इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। मुद्दे का विषय इसके ऊपर होगा कि क्या हम इस तरह का रीनेमिंग करके कॉलोनियल लेगेसी को तो हटाने की कोशिश कर रहे हैं, पर साथों साथ क्या हिस्ट्री और कल्चर के कंटेक्स्ट में अगर आप देखने की कोशिश करिए तो हम बहुत सारी हिस्ट्री को मिटा भी रहे हैं, कुछ घटनाओं को, कुछ इवेंट्स को, कुछ हमारे पास्ट के सिंबल्स को। तो रीनेमिंग की डिबेट है, खास करके कॉलोनियल लेगेसी के कंटेक्स्ट में। उसके ऊपर भी 2-5 मिनट चर्चा करेंगे। ये सेशन आपको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ से भी फायदेकारक रहेगा। क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स के अंदर यूपीएससी यहाँ पे फोर्ट्स और सेटलमेंट्स के ऊपर से सवाल पूछता है। इस सेशन को आप एनरिचमेंट सेशन के रूप में देख सकते हो, क्योंकि इसके माध्यम से आप ओवरऑल जो सिनेरियो है इंडियन हिस्ट्री का, वो भी समझने की कोशिश करेंगे। इस सेशन को हम लोग 3-4 पार्ट के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। पहले हिस्ट्री ऑफ फोर्ट विलियम कि इसकी ओरिजिन कैसे हुई, कौन कौन ब्रिटिश अधिकारी इसके साथ जुड़े हुए थे, क्या भारत में एक फोर्ट विलियम बना है कि 2 फोर्ट विलियम बना है, फोर्ट विलियम के अंदर क्या एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस भी हुआ करते थे कि नहीं हुआ करते थे, ये किले के समान ही था, और किलों की इंपॉर्टेंस क्या थी भारत के इतिहास को लेके, भारत में खास करके ब्रिटिश कन्क्वेस्ट को लेके या यूरोपियंस की एंट्री को लेके। इस सेशन के ऊपर हम लोग बहुत सारी फैक्ट प्लस एनालिटिकल डिस्कशंस करेंगे। बाय द वे, ये वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको वेलकम करना चाहूँगा अनअकैडमी के ऊपर। आप यहाँ ज्वाइन कीजिए और हमारे फ्री क्लासेस और साथों के साथ हमारे प्लस क्लासेस का लाभ उठाइए। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी जिनको यूपीएससी के बारे में अंडरस्टैंडिंग लेनी है और जिनको अनुभव नहीं है, उन सबको मैं इनवाइट करना चाहता हूँ अनअकैडमी बूट कैंप में। जी हाँ दोस्तों, फरवरी 9 यानी कि 9th ऑफ फरवरी सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक, फ्रॉम 11 AM to 6 PM इन द इवनिंग, एक पावर पैक सेशन कंडक्ट करवाया जा रहा है इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, अनअकैडमी और इंडिया के टॉप एजुकेटर्स, हम सब लोग आपके साथ दिल्ली में मिल रहे हैं। जी हाँ, ये एक फ्री बूट कैंप है जहां आपको पढ़ाई करवाई जाएगी। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सीसेट, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, कैसे पढ़ना है वो नहीं, क्लासेस के अंदर टॉपिक कवर कराए जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे अभी आपको फोर्ट विलियम के कंटेक्स्ट में करा रहा हूँ, वहाँ पे हिस्ट्री का भी टॉपिक कराऊंगा। साथों के साथ मेरे साथी एजुकेटर्स, फेलो एजुकेटर्स जो है, वो आपको स्ट्रेटेजी वेटेजी की बकवास नहीं करेंगे, सीधा सीधा एकेडमिक्स के ऊपर जाएंगे, पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक अवेलेबल है, उसके अंदर जरूर से रजिस्टर करवा दीजिएगा। आपको बड़ा फायदा होगा ये सेशन, और ये फ्री के अंदर है। इट्स एन एनरिचमेंट सेशन जहां आप अपनी क्वेरीज भी पूछ सकते हो। आपको कोई भी सवाल होंगे, हम वहां पे आंसर करने के लिए है विथ रिस्पेक्ट टू यूपीएससी। इसके सिवाय हमारी नई बैचेस भी शुरू हो रही है, खास करके आप देखने की कोशिश करोगे विथ रेफरेंस टू 2025 का क्रैश कोर्स एंड 2026 के लिए भी बैच। यहाँ पे आपको 50% ऑफ प्लस 6 मंथ्स का एक्सटेंशन दिया जा रहा है। सब्सक्रिप्शन लेते समय ये कोड को यूज करना ना भूलेगा, PN Live, फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट एज वेल। आपको ये प्रीलिम्स की क्रैश कोर्स है 11,999 के अंदर अवेलेबल है, जहां पे आपको जीएस सीसेट दोनों कवर करवाया जा रहा है। अगर आप 1 ईयर या उससे एक्सटेंशन या सब्सटेंशियल लेते हो तो आपको 2026-2027 की बैचेस भी आपको इसके अंदर मिल जाएगी। वन सब्सक्रिप्शन
फॉर ऑल द बैचेस, तो इसका जरूर से लाभ उठाइए। बाकी हमारी ऑल इंडिया प्रीलिम्स है अनअकैडमी के द्वारा कंडक्ट कराई जा रही है, ये भी फरवरी 9 को ही है, आप इसके अंदर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये अनअकैडमी प्रीलिम्स टेस्ट है, इसके लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक मिल जाएगी, ये फ्री के अंदर है, इसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। खैर हम लोग वापिस आते हैं और डिस्कस कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू फोर्ट विलियम एंड द हिस्ट्री ऑफ फोर्ट विलियम। बाय द वे फोर्ट विलियम आया है बंगाल के अंदर, इसके बारे में भारतीय इतिहास में एक सवाल भी पूछा गया था, खास करके हिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर, जहां यह कहा गया है कि डुप्ले मेड अ कार्डिनल ब्लंडर इन लुकिंग फॉर द की ऑफ इंडिया इन मद्रास while Clive sought and found it in Bengal. This was a very interesting statement कि ब्रिटिश का जो ऑफिसर था उसका नाम था क्लाइव, जिसने भारत के अंदर ब्रिटिश कन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, और दूसरा था डुप्ले जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर था। उसके लिए यह कहा जाता है कि उसने भारत की चाबी मद्रास में ढूंढने की कोशिश की, पर उसके सामने रॉबर्ट क्लाइव था, उसने भारत की चाबी बंगाल के अंदर ढूंढने की कोशिश की और बंगाल में उसको विजय प्राप्ति हुई। शायद इसी के ही परिणामवश द ब्रिटिश कन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया वाज सक्सेसफुल। मुद्दे की बात और सवाल यहाँ पे ही आके अटकता है कि भाई ऐसा तो क्या था बंगाल के अंदर, और बंगाल के अंदर था आपका फोर्ट विलियम। बाय द वे दिस वाज अ पीवाईक्यू, और आज हम लोग वही मुद्दे के ऊपर समझने की कोशिश करते हैं कि फोर्ट विलियम कब बन के आया, कहाँ से बन के आया। दोस्तों भारतीय इतिहास के बारे में आपको थोड़ी बहुत आइडिया होनी चाहिए। यू माइट बी अवेयर अबाउट हिस्ट्री, यू माइट बी अवेयर अबाउट द ट्रेडिशंस एंड द पास्ट एज वेल। तो यू माइट बी अवेयर कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 के अंदर भारत के अंदर आती है, राइट। तब फोर्ट विलियम इन्होंने नहीं बनाया था, पहली चीज याद रखेगा। थोड़ी बैकवर्ड लिंकेजेस के ऊपर डिस्कशन कर देते हैं। 1608 में जब जहांगीर भारत की या दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठा हुआ था, तब से भारत में अंग्रेजों की एंट्री हुई। ये सूरत में आए थे, पर इनको पहली बार सूरत में फैक्ट्री परमिशन नहीं दी जाती है बाय जहांगीर, राइट। उसके पीछे का कारण था पोर्चुगीज, क्योंकि पोर्चुगीज ने कहा कि भाई देखो हमारे इंटरेस्ट सिक्योर करने बहुत जरूरी है, अंग्रेजों को तो फिर कैसे भी करके जहांगीर ने मना कर दिया। आखिर के अंदर 1611 के अंदर ब्रिटिश और पोर्चुगीज के बीच में लड़ाई हो गई, उसके बैटल ऑफ स्वाली के रूप में हम लोग कहते हैं। आफ्टर दिस बैटल ऑफ स्वाली द ब्रिटिश वर वॉन दे वॉन ओवर द पोर्चुगीज, और शायद इसी का ही परिणाम था कि जहांगीर ने जो ब्रिटिश से उनको परमिशन दे दी। 1613 तक आते आते इनकी सूरत के अंदर पहली फैक्ट्री बनती है। तो 1613 में इन्होंने सूरत के अंदर पहली फैक्ट्री बनाई। वी विल ऑल्सो फाइंड कि इस पीरियड तक आते आते ब्रिटिश ने मसूलीपट्टनम के अंदर अपनी एक फैक्ट्री बना दी थी 1611 में, पर इस पीरियड में कोई बड़ा फोर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा। ये अंग्रेज थे वही जिन्होंने 1625 में गोलकोंडा, 1633 में बालासोर तक चले गए। बालासोर कहाँ पे आया है? आज के उड़ीसा वाले प्रदेश के अंदर आपको बालासोर के अंदर इनकी फैक्ट्रीज देखने को मिल जाएगी। समय की के हिसाब से ब्रिटिश ने अपने सेटलमेंट्स को और एक्सपांड किया। 1650 के आसपास हुगली गए, पर यहाँ पे भी एक फैक्ट्री के रूप में ही इन्होंने स्थापना की थी। जब तात्कालिक रूप में बंगाल के जो गवर्नर थे उनका नाम था शुजा, तो शाहजहां के बेटे हुआ करते थे, इन्होंने 3000 रुपये में ब्रिटिश को वहां पे व्यापार करने की अनुमति दी। बाय दैट टाइम ब्रिटिश ने अपना पहला फोर्ट बना दिया था भारत में। 1640 के आसपास की ये बात है, 1639-1640 के ट्रांजिशन में, जब फ्रांसिस डे नाम के एक ब्रिटिश ऑफिशियल हुआ करते थे। कौन थे? फ्रांसिस डे, जिन्होंने मद्रास के अंदर अपना पहला सेटलमेंट बनाया था। और मद्रास में यहाँ पे इन्होंने वी विल सी कि फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की। ये सेंट जॉर्ज फोर्ट के बारे में मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर ऑलरेडी पढ़ा दिया है करंट अफेयर्स के सेशन में, जब मैंने ईयर एंड करंट अफेयर्स लिए थे 2024 की एंड के अंदर। समय की बात आगे चलती है, 1650 से लेकर 1680-90 तक आते आते ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक्सपांशन हुआ, और इसी में ही एक व्यक्ति आया जिसका नाम था जॉब चार्नोक। जॉब चार्नोक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जुड़े हुए व्यक्ति थे, जिन्होंने सुतानाती नाम की एक जगह के अंदर वी विल कम टू नो की एक फैक्ट्री बनाई। यही सुतानाती, और बाजू में अगर आप देखोगे तो गोबिंदपुर और कालीकता नाम के दो विलेजेस को इकट्ठा करके 1696 तक आते आते फोर्ट विलियम की स्थापना की गई। तो अगर आपको सवाल आ सकता है कि फोर्ट विलियम के करंट अफेयर्स के कंटेक्स्ट में नहीं, पर बैकवर्ड लिंकेजेस के अंदर, कि हु वाज द पर्सनालिटी रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ फोर्ट विलियम, तो ही वाज जॉब चार्नोक। भारत के अंदर अंग्रेजों का सबसे पहला फोर्ट कौन सा था? उसका नाम था सेंट जॉर्ज फोर्ट। बाय द वे सेंट जॉर्ज और इसके बीच में आप ये जो क्या कहते हैं फोर्ट विलियम के बीच में देयर वर अदर फोर्ट्स दैट द ब्रिटिश स्टार्टेड एक्वायरिंग। जैसे उसमें से एक सेंट डेविड करके एक फोर्ट था जो मराठास के पास से इन्होंने खरीद लिया था। कडलर नाम की जगह है, कडलोर इज इन तमिलनाडु। खैर समय की बात आगे चलती है, सुतानाती के अंदर जॉब चार्नोक ने पहली फैक्ट्री बनाई, इसी के अंदर से फोर्टिफिकेशन हुआ और उसका नाम फोर्ट विलियम रखा गया। बाय द वे विलियम कौन थे? तो विलियम वाज द ब्रिटिश किंग एट दैट टाइम। विलियम 3 ऑफ ऑरेंज फैमिली, ब्रिटेन का और नेदरलैंड्स का उस पीरियड के अंदर मैट्रिमोनियल अलायंसेस थे। इसी के ही परिणाम स्वरूप इनको यहाँ पे राजा बनाया गया और इन्हीं के नाम के ऊपर
फोर्ट विलियम की रचना की जाती है, हमें नाम याद रखना चाहिए। खैर, इसमें ब्रिटिश अधिकारी थे, चार्ल्स आयर जैसे ऑफिशियल्स आपको देखने को मिलते हैं जिन्होंने फोर्ट विलियम के अंदर बंगाल में खास करके ब्रिटिश अथॉरिटी की स्थापना की। 1700 तक आते आते यही फोर्ट विलियम ब्रिटिश के लिए एक इंपीरियल बेस के रूप में निकल के आया। हमें यह पता चलता है कि यहाँ ही फोर्ट विलियम के अंदर ब्रिटिश ने अपना एडमिनिस्ट्रेटिव, ब्रिटिश ने अपना कॉमर्शियल, ब्रिटिश ने अपना वी विल सी की इकोनॉमी और साथों के साथों स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री पॉइंट ऑफ से हेडक्वार्टर्स बनाए। शायद इसी का ही परिणाम था कि ये आजू बाजू के जो 3 विलेजेस इकट्ठे किए हैं, सुतानाती, गोबिंदपुर और कालीकाता, इन 3 विलेजेस के अंदर बहुत बड़ा एक अर्बनाइजेशन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप आज के कैलकाटा की स्थापना की गई। तो कैलकाटा कालीकाता के नाम के ऊपर से ऐसा कहते हैं कि ब्रिटिश जो सेटलमेंट्स की जो स्थापना हुई थी उसी में हुआ था। तो आज का मॉडर्न डे कैलकाटा इज एन आउटकम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ फोर्ट विलियम along with the expansion into 3 villages, that is गोबिंदपुर एंड सुतानाथी कालीकाता। ये तीनों के तीनों इकट्ठे हुए और वहां से ही 2 सिटीज बने, एक बना व्हाइट टाउन और एक बना ब्लैक टाउन। ब्लैक टाउन के अंदर भारतीय मूल के लोग रहते थे, व्हाइट टाउन में गोरे रहते थे। अंदर फोर्टिफाइड सेटलमेंट था, अंदर एक सेना थी, एक टुकड़ी थी, उनके लिए प्रोटेक्शन की व्यवस्था की गई थी। साथों के साथों हमें ये भी देखने को मिल रहा था कि ये व्हाइट टाउन और ब्लैक टाउन है जिसके अंदर में व्यापारिक और मिलिट्री पॉइंट ऑफ से भी बहुत ही स्ट्रेटेजिक पोजीशंस आपको डेवलपमेंट मिलेगी। 1700 के बाद यही एक ब्रिटिश बेस के रूप में निकल के आता है और भारत ने ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट में बहुत बड़ा योगदान प्ले किया। कैसे? जैसे कि इसी फोर्ट विलियम को वी विल कम टू नो कि फारूक सियार के फरमान के द्वारा और स्ट्रेंथन किया गया। फारूक सियार जो उस टाइम पे मुगल बादशाह हुआ करता था, औरंगजेब की मृत्यु के 10 सालों के बाद ये भाई साहब राजा के रूप में आए थे। ये उनकी चौथी वंशज के रूप में थे औरंगजेब के बाद की पीढ़ी के अंदर, और इन्होंने ही ईस्ट इंडिया कंपनी को फरमान दिया था। तात्कालिक रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ऑफिशियल था उसका नाम था जॉन सरमन। जॉर्ज सरमन फारूक सियार की सेवा करता है। फारूक सियार बीमार हो गया था, लेटर मुगल राजा था। औरंगजेब के बाद बहादुर शाह, बहादुर शाह के बाद जहांदर शाह, और जहांदर शाह के बाद तीसरे राजा के रूप में फारूक सियार की यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट की गई थी। तब उसने इनडायरेक्टली ब्रिटिश को हेल्प की। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 1717 में उसने जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मैग्ना कार्टा दिया, इसी के ही कारण फोर्ट विलियम जो बंगाल के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर बन के आया था, उसको बड़ा लाभ हुआ। यही फोर्ट विलियम के कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो फ्रेंच को डिफीट करेगी। कैसे डिफीट करेगी? इन दी कार्नाटिक वॉर्स। भारत के अंदर 1740 से दशक के अंदर 1744 टू बी प्रिसाइज, from 1744 to 1748, from 1759 to 1754, and from 1756 to 1763 there occurred 3 कार्नाटिक वॉर्स। भारत में 3 कार्नाटिक वॉर्स होती है जो मूलतः से एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट का परिणाम था। ये तीनों की तीनों जब कार्नाटिक वॉर्स हो रही थी, उसमें भारत में जो बंगाल नाम की ब्रिटिश, बंगाल के अंदर जो ब्रिटिश सेटलमेंट थी उसको सिक्योरिटी देने का कामकाज कोई फोर्ट कर रहा था, तो फोर्ट विलियम कर रहा था। ब्रिटिश के इंटरेस्ट को कहीं पे सिक्योर रखा गया था तो फोर्ट विलियम के द्वारा रखा गया था। साउथ इंडिया के अंदर कार्नाटिक वॉर्स के दौरान डुप्ले बहुत हैवी पड़ गया था ब्रिटिश के ऊपर, पर ब्रिटिश इंटरेस्ट को कमर्शियली और मैं कहूँगा इकोनॉमिकली और मिलिट्रीली कहीं ना कहीं सिक्योरिटी दी गई थी, तो वो फोर्ट विलियम के द्वारा दी गई थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इनको व्यापार बहुत अच्छा मिला। ये मैग्ना कार्टा के माध्यम से जो फोर्ट विलियम के गवर्नर्स थे और ऑफिशियल्स थे, उन्होंने पैसे भी बहुत कमाए और ब्रिटिश को ओवरऑल इकोनॉमिक इंटरेस्ट में भी बहुत लाभ कराया। और शायद इसी के ही कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रेंच के सामने ऑलमोस्ट 20 साल तक लड़ाई करती है, जिसे कार्नाटिक वॉर के रूप में कहते हैं, जिसके तहत हम ये कहते हैं और ये मानते भी है कि ब्रिटिश विक्ट्री भविष्य के अंदर पॉसिबल होती है। तो मूल कहानी इसमें डुप्ले के कास में थी, क्योंकि डुप्ले ने पहली 2 कार्नाटिक वॉर्स के अंदर दक्षिण भारत के अंदर अपने बेस बनाने की कोशिश की। इन दक्षिण भारत के अंदर डुप्ले को उतनी सिक्योरिटी नहीं मिलती है और आखिर के अंदर हमें यह पता चलता है कि रॉबर्ट क्लाइव जो 1750s के दशक में ही बंगाल को भाप गया था, उसने जाके बंगाल के ऊपर अपना अधिपत्य जमाया। कैसे जमाया? बैटल ऑफ प्लासी के बाद इसके ऊपर चर्चा करते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फोर्ट विलियम भारत में एक कॉज ऑफ कंटेक्स्ट बन के आया। कैसे कंटेक्स्ट बन के आया? कि ब्रिटिश ने 1756 तक आते आते बंगाल के अंदर से जो फ्रेंच अथॉरिटी और फ्रेंच डोमिनेशन था उसको कमजोर करने की कोशिश की। कहा कि भाई देखो, हम नहीं चाहते हैं कि फ्रेंच यहाँ पे रहे। इन सब के चक्कर में ब्रिटिश ने फोर्ट विलियम को और स्ट्रेंथन करने की कोशिश की और मजबूत करने की कोशिश की। ये सब चीजें बंगाल के नवाब को बिल्कुल पसंद नहीं आई। कौन था बंगाल का नवाब? बंगाल का नवाब 1750 के दशक के अंदर हुआ करता था सिराजुद्दौला। वही सिराजुद्दौला जिसको लग रहा था कि फोर्ट विलियम का स्ट्रेंथनिंग करने का मतलब यह है कि बंगाल की गद्दी जो मुर्शिदाबाद के अंदर बैठी है उसके लिए नुकसान होना। क्यों? क्योंकि सिराजुद्दौला चाहता था कि ब्रिटिश उसके अधिपत्य में रहे।
वो चाहता था कि ब्रिटिश फोर्ट विलियम को ज़्यादा और मजबूती से और गहरा ना करे, और साथों के साथों उसकी जो फोर्टिफिकेशन है, उसके अंदर जो किलेबंदी की गई है, उसको भी हटा दे। ब्रिटिश सिराजुद्दौला ने ब्रिटिश को जब ये दरखास्त भेजी तो ब्रिटिश ने उसको रिजेक्ट कर दिया। ब्रिटिश कहते हैं कि भाई आप कौन होते हो, हमें तो फ्रेंच के सामने लड़ाई करनी है, और हमारी जो लड़ाई फ्रेंच के सामने है, इसके कारण ही हम अपने आप को मजबूती से किलेबंदी कर रहे हैं, और ये फोर्ट विलियम तो हमारे लिए एक जायज़ जगह है। सिराजुद्दौला इससे नाराज़ हो गया। सिराजुद्दौला को लग रहा था कि ब्रिटिश फोर्ट विलियम को फोर्टिफाई करके अपने लिए एक बहुत बड़ा मिलिट्री वी विल सी की डिफेंस क्रिएट कर रहे हैं और भविष्य में बंगाल के ऊपर लड़ाई कर दे। इन सब के परिणाम स्वरूप सिराजुद्दौला ने जब अंग्रेज़ों को कहा और अंग्रेज़ों ने मना कर दिया, तो सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम के ऊपर अटैक किया। तात्कालिक रूप में जो ब्रिटिश गवर्नर था उसका नाम था ड्रेक, रॉबर्ट ड्रेक ये व्यक्ति थे। रॉबर्ट ड्रेक की हालत खराब हो जाती और उसको भागना पड़ा। कुछ अंग्रेज वी विल सी की सिराजुद्दौला के हत्थे चढ़ गए यही फोर्ट विलियम के अंदर, और सिराजुद्दौला ने वहाँ पे कुछ लोगों को कमरे में बंद कर दिया। कहते हैं कि इस कमरे की ट्रेजेडी को कहा गया है ब्लैक होल ट्रेजेडी। एक व्यक्ति था जिसका नाम था हॉलवेल। डॉक्टर हॉलवेल करके एक ब्रिटिश ऑफिशियल हुआ करता था जो सिराजुद्दौला के हत्थे चढ़ गया था, और उसने एक ट्रेजेडी चलाई। उसने कहा कि सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम के अंदर छोटे से कमरे में कुछ चंद 100 अंग्रेजों को लॉक करके रखा हुआ है, और शायद इसी का ही आउटकम था कि उसमें वेंटिलेशन की कमी हो गई। एक छोटा सा ही होल था जिससे थोड़ी बहुत हवा हम सर्कुलेट कर पाएंगे, और शायद इसी का ही कारण था कि इसमें 100 से ज़्यादा अंग्रेज मारे गए। और इसकी ट्रेजेडी जो फोर्ट विलियम के अंदर होती है, इसका आरोप सिराजुद्दौला के ऊपर लगा। ब्रिटिश ने इसको जस्टिफाई किया कि जब वो भविष्य के अंदर प्लासी करेंगे और फोर्ट विलियम को रिकैप्चर करने की कोशिश करेंगे और कहेंगे कि देखो ये तो हमारा बनाया हुआ है, राइट। सिराजुद्दौला ने टेम्पररी फोर्ट विलियम का नाम बदल दिया था। ऐसा कहते हैं कि आफ्टर द 1756 16 जून 1756 के दिन जब सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम के ऊपर आक्रमण किया, इसके बाद ब्रिटिश ने बंगाल के अंदर से ओके गुड बाय टाटा कर दिया था, और फोर्ट विलियम का नाम भी बदल के यहाँ पे अलीनगर करवा दिया गया था। अलीनगर क्यों? क्योंकि कलकत्ता का नाम अलीनगर करवा दिया गया था। तो ये समझ सकते हो कि कितना पावरफुल था सिराजुद्दौला। खैर, ब्रिटिश को समझ में आ गया था कि अगर कलकत्ता और अलीनगर उनके हाथ से चला गया, यानी कि फोर्ट विलियम उनके हाथ से चला गया, तो भारत में वो कहीं के नहीं रहेंगे। रॉबर्ट क्लाइव, जो उस टाइम पे दक्षिण के अंदर ब्रिटिश ऑफिशियल थे, सेंट डेविड के साथ जुड़े हुए थे, उनको स्पेशली आदेश दिया जाता है कि आप दक्षिण भारत से कलकत्ता की तरफ जाइए। और ये वही रॉबर्ट क्लाइव है जो बे ऑफ बंगाल की समुंदर को क्रॉस करते हुए हुगली नदी के अंदर और इंटीरियर पोर्ट्स में जाता है, और यहाँ पे ही आया है कलकत्ता। वहाँ रॉबर्ट क्लाइव प्लान करेगा कि कुछ भी हो जाए मुझे फोर्ट विलियम को रिकैप्चर करना पड़ेगा। साहस के आगे सिद्धि है। रॉबर्ट क्लाइव कैसे भी जैसे तैसे करके फोर्ट विलियम को रिकैप्चर करता है। उसने तात्कालिक रूप में मानिक चंद, जो सिराजुद्दौला का ऑफिशियल था, उसको भ्रष्ट कर दिया। ऊंचे लोग ऊंची पसंद की कहानी थी, और इसी के आउटकम के रूप में बैटल ऑफ प्लासी होती है। वही बैटल ऑफ प्लासी जहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव फोर्ट विलियम को रिकैप्चर करते हुए मुर्शिदाबाद की तरफ पहुंचा। मुर्शिदाबाद और कलकत्ता के बीच में जो आई हुई पलास के मैदान थे, वहाँ पे ये लड़ाई हुई, जिसमें सिराजुद्दौला डिफीट हो गया, और रॉबर्ट क्लाइव का जो एक तरह का मैं कहूँगा पपेट था, मीर जाफर, उसको वहाँ पे राजा के रूप में, नवाब के रूप में बिठा दिया गया। ये सब कुछ प्लान और कॉन्स्पिरसी फोर्ट विलियम के अंदर से हो रही थी। वही फोर्ट विलियम जिसके बारे में अब कहा गया है कि उसका नाम विजय दुर्ग कर दिया गया, राइट। समय का पहिया आगे चलता है। रॉबर्ट क्लाइव को ये चीज़ का रियलाइजेशन हुआ। ये वही रॉबर्ट क्लाइव है जो फोर्ट विलियम का गवर्नर था उस पीरियड में आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। रॉबर्ट क्लाइव को लगा कि मुझे यहाँ पे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को और मजबूत करना पड़ेगा। रॉबर्ट क्लाइव को ये भी लग रहा था कि मेरा जो पुराना फोर्ट है वो कमज़ोर है। रॉबर्ट क्लाइव ने ही ब्रिटिश अधिकारी और जो ऊपर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उन सब लोगों को कहा कि हमें अब नए फोर्ट की आवश्यकता है। बंगाल में एक नहीं पर दो दो फोर्ट विलियम है। ही डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश अ न्यू फोर्ट विलियम। उसने कहा कि पुराना फोर्ट विलियम लड़ाई के कारण, फ्रेंच के साथ युद्ध हुई थी, कार्नाटिक युद्ध, साथों के साथों ये प्लासी और उसके बैकग्राउंड के अंदर जो स्कर्मिशेस हुई थी उसके कारण कमज़ोर हो गया है। उसकी पोजीशन भी थोड़ी ऐसी जगह के ऊपर है जो ब्रिटिश के लिए हानिकारक है, और लॉन्ग टर्म पे इसके ऊपर विदेशी अटैक हो सकते हैं, तो ब्रिटिश यहाँ पे टूट जाएंगे। यही रॉबर्ट क्लाइव एक नए फोर्ट विलियम की स्थापना करवाता है और कहता है कि इसका सीधा एक्सेस हुगली नदी के किनारे दे दिया जाए। वही हुगली जिसको क्रॉस करके जब सिराजुद्दौला ने अटैक किया था तब ये गोरे भाग गए थे फुल्टा नाम के टाउन के अंदर। अब रॉबर्ट क्लाइव कह रहा है कि मुझे हुगली नदी के किनारे फोर्ट विलियम की स्थापना करनी है। क्यों भाई साहब? क्योंकि उसको पता था कि यहाँ से ही ट्रेड होगा, यहाँ से ही मिलिट्री मूवमेंट होगा, यहाँ से ही आप आराम से मॉनिटर कर सकते हो। अगर कहीं से विदेशी आक्रमण भी होगा तो भी सिक्योर कर सकते हो, और साथों की साथों अगर भागना पड़े तो यही हुगली नदी के किनारे आए हुए किले से बाहर निकलो,
बोट पकड़ो और 9-2-11 हो जाओ। शायद इसी का ही आउटकम है कि रॉबर्ट क्लाइव का ही विजन था और भारत में तात्कालिक रूप में 1781 के अंदर वॉरेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर था, उस टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, जिसके कार्यकाल के अंदर न्यू फोर्ट विलियम की स्थापना की गई। न्यू फोर्ट विलियम याद रखेगा, पहला फोर्ट विलियम कब बन गया था? 1690 के दशक में। किसने बनाया था? जॉब चार्नोक ने, और चार्ल्स आयरी करके ऑफिशियल थे जिन्होंने इसको पूरा का पूरा सैंक्शन किया था। जॉब चार्नोक सबसे पहले व्यक्ति थे जिसने लैंड एक्वायर की थी, राइट। यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में न्यू फोर्ट हेस्टिंग फोर्ट विलियम बना है, राइट। तो हमेशा याद रखिएगा कि दो फोर्ट विलियम थे, एक पुराना था 1690 के दशक में बना हुआ, दूसरा एग्जैक्टली 90 साल के बाद बना 1781 के अंदर। हम जो बात कर रहे हैं वो 1781 वाले फोर्ट विलियम की बात कर रहे हैं, ना कि पहले वाले फोर्ट विलियम की, राइट। समय का पहिया आगे गया। भारत के अंदर फोर्ट विलियम एक ऐसा बेस क्रिएट करता है जिसके आधार के ऊपर कहते हैं कि ब्रिटिश कन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया सार्थक हुआ। क्यों कहते हैं? क्योंकि ब्रिटिश ने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की जो पोजीशन क्रिएट की थी वो पूरी की पूरी वर्किंग जो है वो फोर्ट विलियम से ही होती थी। वही फोर्ट विलियम जिसके बारे में मैंने आपको बताया 1780 के बाद भारत में एक मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट की शुरुआत हुई। कहाँ कहाँ पे हुई? तो ब्रिटिश ने भारत के अंदर मैसूर के साथ लड़ाई की, जिसे हम लोग कहते हैं एंग्लो मैसूर वॉर। 1766 से लेके 1799 तक टीपू सुल्तान और हैदर अली के साथ 4 युद्ध खेले गए। 1766 से 69, 1780 से 82, 1790 से 94 और इन द ईयर 1799 टीपू सुल्तान वाज फिनिश्ड ऑफ। हु वाज द गाइडिंग फोर्स? इट वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल सिटिंग इन द फोर्ट विलियम। वो डिसाइड कर रहा था कि कहाँ पे मारना है और कहाँ पे अटैक करना है और कौन सी डायनेस्टीज को खत्म करना है। फ्रॉम द ईयर 1775 ऑनवर्ड, 1775 से लेके टिल दैट ईयर 1818 ब्रिटिश ने एंग्लो मराठा वॉर किया। मराठास को खत्म कर दिया गया। कहाँ पे? मराठास यहाँ दक्खन थे, राइट। पुणे के अंदर पेशवाशिप हुआ करती थी। जब मराठा वॉर हुई तो डिसीजन कहाँ से लिए गए? फोर्ट विलियम से लिए गए। पहली मराठा वॉर के अंदर वॉरेन हेस्टिंग था 1775 से लेकर 1782 के बीच में। सेकेंड मराठा वॉर के अंदर हमें देखने को मिलता है कि वेलेस्ली था, वो भी फोर्ट विलियम से ही अपना एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा था। और तीसरी मराठा वॉर हुई 1816 से 1818 के बीच में। इस दौर में भी लॉर्ड हेस्टिंग नाम का जो गवर्नर था वो भी फोर्ट विलियम से ही अपना शासन चला रहा था। दोस्तों याद रखेगा, ये वही फोर्ट है जिसने पंजाब को भी कैप्चर करने में हेल्प किया 1840s के दशक में, या सिंध को भी कैप्चर करने में मदद किया 1843 के दशक में। या यही फोर्ट है जिसके माध्यम से ब्रिटिश ने बर्मा के साथ भी युद्ध किए 1824 टू 26। या यही फोर्ट है जिसकी मदद से इन्होंने आसाम के ऊपर भी अपना डोमिनेशन एस्टेब्लिश किया बाय द ईयर 1838, जहां आसाम का एनेक्सेशन हो गया। इनफैक्ट दिस वाज द सीट ऑफ पावर फॉर द ब्रिटिश इन इंडिया अप टिल द ईयर 1911। 1911 तक अगर भारतीय इतिहास को देखोगे तो कैलकाटा यूज्ड टू बी द कैपिटल। ये फोर्ट विलियम एक पावर सेंटर के रूप में था क्योंकि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का रेसिडेंस, उसके साथ साथ ब्रिटिश की जो मिलिट्री हेडक्वार्टर्स, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव विंग और भारत के अंदर सिविल सर्वेंट्स की ट्रेनिंग भी इनिशियली यहाँ पे ही होती थी। मैं आता हूँ इसके ऊपर सर, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि कैसे फोर्ट विलियम ने एक मिलिट्री बेस के रूप में काम किया है। ये फोर्ट विलियम 1857 के रिवॉल्ट को भी सप्रेस करता है। कैसे? क्योंकि देखिए पूरे के पूरे भारत में 1857 का रिवॉल्ट हुआ, ऑलमोस्ट नॉर्थ इंडिया में, बंगाल में नहीं होता है। बंगाल के अंदर फोर्ट विलियम के अंदर और उसकी ब्रिटिश अथॉरिटी के कारण आपको रिवॉल्ट ऑफ 1857 की इंपैक्ट नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने एक प्रकार की अपनी छाप क्रिएट की थी। उनको ये चीज़ पता थी और उन्होंने कन्वे करवा दिया था मासिस को कि यहाँ विद्रोह करोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। विद्रोह वैसे विस्तार में हुआ जहाँ पर ब्रिटिश इंपीरियल प्रेजेंस जो है थोड़ी कमज़ोर हो। जैसे फोर्ट विलियम जैसी इंस्टीट्यूशंस नहीं थी, शायद इसी के कारण दिल्ली, मेरठ और बाकी सारे विस्तारों में ये विद्रोह फैलता है, पर बंगाल में इसकी इंपैक्ट लिमिटेड रही। इनफैक्ट जो क्रांतिकारी उस पीरियड के अंदर पकड़े गए, जो सिपॉइज जिन्होंने म्यूटिनीज की थी, उनको पकड़ पकड़ के फोर्ट विलियम में लाया जाता है, वहाँ पे पनिश किया जाता है। वहाँ सैकड़ों म्यूटिनीज करने वाले जो ऑफिशियल्स थे उनको एग्जीक्यूट भी दिया गया, उनको वहाँ पे फांसी में भी डाला गया। इनफैक्ट फोर्ट विलियम यूज्ड टू बी द रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर्स फॉर द इंडियन सोल्जर्स इन द वर्ल्ड वॉर्स। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात कर दे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात कर दे, ये वो फोर्ट विलियम था जहाँ पे ब्रिटिश ने अपनी मिलिट्री कैपेसिटीज, मिलिट्री सेटलमेंट्स को एस्टेब्लिश कर दिया था। शायद इसी का ही परिणाम था कि जब वर्ल्ड वॉर के अंदर इनको भारतीय सैनिकों की आवश्यकता हुई, व्हेन द ब्रिटिश रियलाइज दिस पार्ट कि दे नीड मोर इंडियन सोल्जर्स, उनको और भारतीय सैनिकों की आवश्यकता है,
तो वो भी यहाँ से ही फुलफिल हो जाएंगे, राइट। तो रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग कैंप्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिलते रहते हैं, इंक्लूडिंग 1940s के दशक में। अगर आपको पता होगा तो भारत जापान के सामने लड़ रहा था, ब्रिटिश इंडिया जो था वो जापान के सामने लड़ रहा था। 1942 के बाद भारत में क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा है। ये फोर्ट विलियम ही है जो पूरा का पूरा साउथ ईस्ट एशिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो थिएटर है उसको कमांड कर रहा था। भारत में ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर आफ्टर इंडिपेंडेंस ये फोर्ट विलियम से ही संचालित होता था। तो एक तरह से आप देखिए सीट ऑफ पावर था, एक तरह से देखोगे तो मिलिट्री डिसीजंस यहाँ से लिए जाते थे। एक तरह से भारतीय इतिहास में ऐसा कहते हैं कि भारत की चाबी जो है वो फोर्ट विलियम के थ्रू खुलती थी, क्योंकि अगर आपको कहीं पे भी जाना हो फोर्ट विलियम ही डिसाइड करता था कि किस तरह का आपका दिशा निर्देश होगा। खैर, इसके सिवाय स्ट्रेटेजिक पोजीशन के कंटेक्स्ट में या सीट ऑफ पावर के कंटेक्स्ट में देखने की कोशिश करिए। पहले कलकत्ता और बंगाल प्रेसिडेंसी के रूप में उसके हेडक्वार्टर्स होना, और बाद में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की जो पोजीशन है वो भी यहाँ से ही मेंटेन होती है। इंटरेस्टिंगली गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी बनता है। 1833 के चार्टर एक्ट के बाद हमें ये पता चलता है कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो सीट थी वो भी ये फोर्ट विलियम कैलकाटा स्थित ही आपको देखने को मिलती है। अप टिल द ईयर 1911 भारत में जो इंपीरियल कैपिटल के रूप में, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के कैपिटल के रूप में जो सिटी था वो कैलकाटा था, और ये कैलकाटा के इर्द गिर्द फोर्ट विलियम एक पावर सेंटर के रूप में, एक कॉलोनियल और अपनी मजबूती से अपनी पहचान को एस्टैब्लिश करवा रहा था कि देखो हु इज द बॉस ओवर हियर। इंटरेस्टिंगली भारत में जो इनिशियल सिविल सर्वेंट्स की ट्रेनिंग होती थी, आईसीएस तो नहीं था तब, पर उनको कहते थे कॉवर्नेंटेड सिविल सर्वेंट्स, कॉवर्नेंटेड सिविल सर्वेंट्स। वेलेस्ली का कार्यकाल था 1798 के अंदर, जिसने यहाँ पे उसने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। कौन सा फोर्ट विलियम? दूसरा वाला, क्योंकि 1780 के दशक में सेकेंड फोर्ट विलियम की स्थापना की गई थी, उसी के अंदर यहाँ पे कॉलेज बनाया गया। क्या ऑब्जेक्टिव था? तो जितने भी सिविल सर्वेंट्स आएंगे उन सबको ट्रेनिंग दी जाएगी। ये कॉलेज 1805 तक रहता है, लेटर पीरियड में ब्रिटिश सरकार ने उसको शिफ्ट करके इंग्लैंड में हेलबरी नाम की जगह है वहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अदर देन दिस, यही फोर्ट विलियम स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि फोर्ट विलियम की अगर आप ज्योग्राफिकल लोकेशंस देखोगे तो इट इज लोकेटेड ऑन द हुगली रिवर, राइट, ओके। एंड इसके माध्यम से व्यापार भी हो रहा है, इसके माध्यम से आप अपनी स्ट्रेटेजिक कमांड भी एस्टैब्लिश कर पा रहे हो। आपको ये भी पता है कि वहाँ पे कोई भी मूवमेंट होगा तो भी आप ध्यान कर पाओगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर बहुत फायदा हुआ। तो इट वाज लोकेटेड ऑन द हुगली पोर्ट्स, ओके ना, तो उससे भी इनको ब्रिटिश को इकोनॉमिकली बड़ा फायदा हुआ। तो ये चाहते थे कि भाई ये सिटी को, इस किले को और उसके आजू बाजू में जो एडमिनिस्ट्रेशन और अर्बनाइजेशन हो रहा है उससे अधिक से अधिक लाभ उठाया जाए। मुख्य यहाँ पे बात निकल के आती है कि क्या फोर्ट विलियम का रीनेमिंग करना आवश्यक था? तो देखिए, भारतीय इतिहास के अंदर बहुत सारे ऐसे सिंबल्स हैं जो कॉलोनियल लेगेसी को दर्शाते हैं, राइट। भारतीय इतिहास में एक बहुत बड़ी डिबेट चलती है जहां कहा जाता है कि नाउ वी हैव टू अंडू द शैकल्स ऑफ कॉलोनियलिज्म। मैंने इसके पहले पिछले हफ्ते एक टॉपिक भी लिया था कि भगत सिंह को क्या क्रांतिकारी मानना जरूरी है, या भगत सिंह को आप एक क्रिमिनल के रूप में कहोगे, क्योंकि कॉलोनियल लेगेसी ये कहती है कि भगत सिंह ने क्राइम किया था, पर भारतीय इतिहास कहता है कि भगत सिंह एक क्रांतिकारी थे। यही चीज आपकी भारतीय इतिहास के साथ जुड़ी होती है, जो हम लोग ये फोर्ट विलियम जैसे इंस्टीट्यूशंस के साथ भी देखेंगे। देखो, दिस वर द इंस्टीट्यूशन, दिस वर द सिंबल ऑफ पावर जिसने भारत को पूरा का पूरा कॉलोनी बनाया था। तो हमारी जो आज की तात्कालीन सरकार है और इतिहास की जो मांग है उसके ऊपर एक डिबेट चलती है कि नाउ वी हैव टू अंडू the symbols and the traditions that are going on in the colonialism. इनफैक्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पब्लिक स्पीच में भी कहा था कि हमें गुलामी मानसिकता से बाहर निकलना पड़ेगा, और उसमें ये संस्था, इंस्टीट्यूशन, बहुत सारी हम लोग कह सकते हैं कि सिंबल ऑफ पावर और अथॉरिटी थे जो ब्रिटिश छोड़ के गए थे, उसको कहीं ना कहीं नेम के हिसाब से देखोगे, आइकॉन्स के हिसाब से देखोगे, पावर की सीट के रूप में देखोगे, आइडियोलॉजी के हिसाब से देखोगे, तो बदलने की आवश्यकता है। शायद इसी का ही आउटकम है कि भारत सरकार ने ये कहा कि इसका नाम विजय दुर्ग किया जाएगा। बाय द वे, विजय दुर्ग ये भी हिस्टोरिकली एक नया नाम नहीं है सर, ठीक है। क्यों? क्योंकि इट इज डिराइव्ड फ्रॉम छत्रपति शिवाजी महाराज फोर्ट विच इज लोकेटेड इन सिंधुदुर्ग। मैंने ऑलरेडी एक सेशन लिया हुआ है मराठा फोर्ट्स के ऊपर, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप खाली जस्ट सर्च करेगा मराठा फोर्ट्स, यही अनअकैडमी अनस्टॉपेबल की चैनल के ऊपर, वहां से भी आपको पीटी में सवाल आ सकते हैं, राइट। तो ये जो फोर्ट्स थे वो शिवाजी महाराज के नाम के ऊपर है, तो फोर्ट विलियम का नाम बदल के हमने विजय दुर्ग डाला है, द सिटी ऑफ और द फोर्ट ऑफ विक्ट्री दैट गिव्स अस द विक्ट्री अराउंड सर, ठीक है। तो उसको फोर्ट विलियम क्यों? क्योंकि वहां से ही ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल शुरू हुआ। वो फोर्ट को एक बार अंग्रेज घुमा चुके थे, उन्होंने फिर से रिकैप्चर किया और पूरा इतिहास बदल दिया, राइट।
इसको हम इस तरह से नहीं देखते, इसके लिए नाम चेंज करने की बात हो रही है। तो जो नेम चेंज के जो फॉर्मूले में जो लोग फेवर में है, जिन लोगों का मानना है कि भाई देखो नेम चेंज होना चाहिए, उन सब की ये मान्यता है। इनफैक्ट हमने इसके पहले भी कॉलोनियल सिंबल्स को कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो वी विल कम टू नो कि चेंज किया है। जैसे इंडियन नेवी के कंटेक्स्ट में आपको मिलता है, भारतीय नेवी में पहले ये इंसिग्निया हुआ करता था, है ना। तो इंडिया का फ्लैग था और ये क्रॉस मिलता है। दिस वॉज एक्चुअली द ओल्ड क्रॉस काइंड ऑफ, अगर आप देखोगे तो वो ब्रिटिश लेगेसी के रूप में था। आज की तारीख में इंडियन नेवी ने अपना जो सिंबल है, जो फ्लैग है, वो बदल दिया है। तो इंडिया का फ्लैग है विथ एन एम्बलम। ये जो इंसिग्निया और एम्बलम है, ये भी मराठास यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज के समय की जो नेवी है वहां से इंस्पायर्ड है सर, ठीक है। तो अगर नेवी कर सकती है, आर्म्ड फोर्सेस है, और भी हमारे पास सिंबल्स है जिसको लेके बातें चलती है, बट इसमें कुछ लोगों का ये भी मानना है कि कितने नाम, कितने इंस्टीट्यूशंस बदलेंगे, राइट। क्योंकि ब्रिटिश भारत में ऐसी संस्था बना के गए हैं, ऐसे मॉन्यूमेंट्स बना के गए हैं, क्या सबको बदलना हमारे लिए ज़रूरी है, या कुछों को ही बदलेंगे सर, है ना, जो सिंबल ऑफ कॉलोनियलाइजेशन को रूप में हमको याद कराए। अब जैसे भारत में ब्रिटिश तो रेलवेज भी दे के गए हैं, बहुत सारे बिल्डिंग्स भी बना के गए हैं, तो क्या इन सब को हर बार चेंज करना आवश्यक है? अब देखो इसके पहले भी हमने बदले हुए हैं। जैसे मुंबई का जो स्टेशन है विक्टोरिया टर्मिनस, उसको हमने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस सीएसटी के रूप में उसको आइडेंटिफाई किया, राइट। तो ऐसा नहीं है कि नेम चेंज जो किया है उसमें कहीं ना कहीं हमारी राष्ट्रवाद की भी फीलिंग आ जाती है और हमारी एक सेल्फ रिस्पेक्ट की भी बात है। तो कुछ लोग इसके अगेंस्ट में हैं। मैनी पीपल आर ऑफ द ओपिनियन इन हिस्ट्री कि देखो कॉलोनियल आर्किटेक्चर है, कॉलोनियल मॉन्यूमेंट्स है, कॉलोनियल सिंबल्स है, दे वर ऑल्सो पार्ट ऑफ हिस्ट्री, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कॉलोनियल स्ट्रक्चर्स के द्वारा बनाई गई है। तो आज तो हमने फोर्ट विलियम का विजय दुर्ग किया है, अब कितने और मॉन्यूमेंट्स बनाएंगे। तो यूपीएससी के कंटेक्स्ट में अगर आप देखने की कोशिश करिए तो इसमें जो डिबेट है, इसके दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाने चाहिए। इंटरव्यू में भी आपको काम में आ जाएंगे, आपको जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, एथिक्स के अंदर भी आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो। अब जैसे कॉलोनियल स्ट्रक्चर बहुत सारे हैं, उनमें से कुछ कॉलोनियल आर्किटेक्चर को तो हमने यूनेस्को का पार्ट बनाया हुआ है। जैसे आप देखोगे तो दिस आर द विक्टोरियन गॉथिक एंड डेको असेंबल ऑफ मुंबई, दिस आर द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, है ना। ये ब्रिटिश काल की बनी हुई मॉन्यूमेंट्स है। आर्ट डेको और विक्टोरियन गॉथिक ये कैथेड्रल हुआ करते थे, वो ब्रिटिश काल के बने हुए हैं, मुंबई सिटी के अंदर है, उसको हमने यूनेस्को का स्टेटस दिया हुआ है। अब कुछ मॉन्यूमेंट्स को हम लोग यूनेस्को का स्टेटस भी दिया हुआ है। तो इंडिया ऐसा नहीं कि हर हर चीज को ये कह रहा है कि हम उसका नाम बदल देंगे और उसका कैरेक्टर को बदलेंगे सर, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि भाई देखो जो चीज़ प्रिजर्व करने लायक है उसको जरूर से प्रिजर्व करेंगे, पर जो चीज़ हमें कॉलोनियल ट्रेडिशंस को याद दिलाती है, या जो चीज़ के कारण हमें ये लग रहा है कि ये इसके कारण हम गुलाम की तरफ, या हम एक कॉलोनी के रूप में कन्वर्ट हुए थे, तो उसको लेके हमारा रेजिस्टेंस, या भारतीय मूल के जो लोग हैं उनका एक प्रकार का हम लोग कह सकते हैं कि जो विरोध है वो देखने को मिलेगा सर, ठीक है, वो प्रतीत होगा, राइट। तो इवेंचुअली इसके ऊपर यही है कि एक डिबेट चलती है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई देखो कॉलोनियल स्ट्रक्चर्स आर पार्ट ऑफ हिस्ट्री, दे नीड टू बी प्रिजर्व्ड। इनफैक्ट नेम चेंजिंग डज नॉट चेंज द हिस्ट्री, नेम चेंजिंग डज नॉट चेंज द इवेंट्स रिलेटेड टू इट, राइट। आप देखिए शायद वो कोई बिल्डिंग का नाम बदल दोगे, पर उसके अंदर जो घटना बनी हुई है, उसके साथ जो घटना जुड़ी हुई है, उसको तो आप भूल नहीं पाओगे, राइट। ओके, तो नाम चेंज करने से कुछ होगा नहीं होगा, इसके ऊपर एक अलग से डिबेट चलती रहती है। इनफैक्ट इनमें से कुछ साइटें मैंने बताया यूनेस्को की साइटें है। तो क्या हर बार हम लोग इस तरह के हिस्ट्री, कल्चर के ट्रेडिशंस के कंटेक्स्ट में चीज़ों को बदल सकते हैं? जैसे एक सेंट जॉर्ज फोर्ट है, सेंट जॉर्ज फोर्ट मैंने आपको बताया मद्रास के अंदर आया हुआ है सर, ठीक है। इट वॉज द फर्स्ट फोर्ट जो ब्रिटिश के द्वारा बनता है सर, ठीक है ना, एक प्रॉपर फोर्ट के रूप में था। ऐसे तो सूरत में भी इन्होंने फोर्टिफिकेशन किया था, करने की कोशिश की थी थॉमस वेल्डवर्थ की अध्यक्षता में, पर जहांगीर ने उसको तोड़ निकाला, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा डिबेट का विषय है कि भाई रीनेमिंग करना कि नहीं करना इतिहास में। तो खैर इन डिबेट के ऊपर तो मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि डिबेट करने बैठेंगे तो वाद विवाद हो जाएगा, पर आपको 3-4 पॉइंट्स दोनों साइड से क्लियर हो जाने चाहिए। बाय द वे जाते जाते एक फैक्चुअल ट्रिविया भी आपके लिए छोड़ के गया हूँ। भारत में सैकड़ों फोर्ट्स थे जो ब्रिटिश के द्वारा एस्टैब्लिश किए गए हैं, उनकी आउटलाइन है, थोड़े बहुत देख लीजिएगा, अगर आपको पीटी में सवाल आए तो यू कैन इजीली आंसर देम आउट सर, ठीक है। पहला जो ब्रिटिश फोर्ट था उसका नाम था सेंट जॉर्ज। कहाँ पे बनता है? मद्रास के अंदर बनता है। 1639-40 के आसपास की ये बात है, 1644 तक तो बन गया था। दूसरा सेंट डेविड कडलूर नाम की जगह है सर, ठीक है। ये उन्होंने मराठा से खरीदा था तकरीबन
1680 के दशक में, 1660 1680 के दशक के बीच में ये खरीदा गया था। 12,000 पगोड़ा में, 12 या 15,000 पगोड़ा गोल्ड कॉइन्स के अंदर खरीदा गया था सर, ठीक है। इसके सिवाय बॉम्बे कासल, बॉम्बे कासल अगर आप देखोगे तो मुंबई के अंदर है। बॉम्बे कासल क्यों? क्योंकि इनिशियली पोर्चुगीज की कॉलोनी हुआ करती थी बॉम्बे, आपको पता ही होगा। 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रांसफर कर दिया गया। पहले ब्रिटेन के राजा को दिया गया था एज अ पार्ट ऑफ डाउरी, है ना, दहेज में दिया था ब्रिटेन के राजा को। चार्ल्स की कैथरीन के साथ सब शादी हुई थी। कैथरीन यूज्ड टू बी अ पोर्चुगीज प्रिंसेस, राइट। फिर उसके बाद कंपनी को ट्रांसफर कर दिया गया। इसके सिवा सेंट एंजेलो, सेंट एंजेलो अगर आप देखोगे तो कन्नूर के अंदर है। अब देखिए इसके लिए बड़ी फैक्चुअल ट्रिविया है। सेंट एंजेलो जो फोर्ट हुआ करता है, ठीक है, इसकी खासियत यह है कि ओरिजिनली पोर्चुगीज के द्वारा बनाया गया था। लेटर ऑन फिर डच उसको टेक ओवर करते हैं और डच से फिर अंग्रेज निकालते हैं कि चल भाई हमको दे दे सर, ठीक है। तो इस तरह से आपको अलग अलग नाम यहाँ से मिलते रहेंगे। हमें उनकी क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई एक ही फोर्ट है, कैसे अलग अलग विल्सी की ब्रिटिश के द्वारा और भी फोर्ट्स आपको मिलते रहेंगे। बट ये 3-4 फोर्ट्स है जो मुख्यतः मुझे लग रहा है कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और फोर्ट विलियम तो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। बाय द वे, भारत की इतिहास के अंदर ये फोर्ट्स की इंपॉर्टेंस क्या है सर, है ना, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फोर्ट्स। जो क्लोज्ड सेटलमेंट्स बनाए गए हैं राजाओं के द्वारा, उसके ऊपर कभी आगे ऐतिहासिक रूप में चर्चा करने की कोशिश करेंगे। इसके ऊपर ऑलरेडी सवाल आ चुका है, पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग वन वाज द फर्स्ट फोर्ट कंस्ट्रक्टेड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। तो वो आपका ये बन जाएगा, क्या कहते हैं, सेंट जॉर्ज बन जाएगा, राइट। वही कहानी आपको फोर्ट विलियम एक कोची में भी है बाय द वे, अगर आपको ना पता हो सर, ठीक है। पोर्चुगीज सॉरी कोची यूज्ड टू बी इनिशियली पोर्चुगीज साइट एंड लेटर ऑन डच टुक इट ओवर। तो फिर वहाँ पे कोची में भी फोर्ट विलियम बनता है। तो ये एक सवाल आया था स्टेटमेंट के कंटेक्स्ट में, कभी बाद में बात करूंगा कोची सिटी के बारे में अगर इंफॉर्मेशन न्यूज़ के अंदर है। बाकी ये सब कुछ चीज़ें डिटेल के अंदर हमारे प्लस क्लासेस के अंदर ज़रूर से हम लोग चर्चा में लेते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा फोर्ट विलियम को लेके भारतीय इतिहास, और फोर्ट विलियम कैसे इंडिया को कॉलोनाइज करने में ब्रिटिश की हेल्प करता है, उसके कंटेक्स्ट में एक डिस्कशन, जहां आपको फोर्ट्स के बेसिस के ऊपर हिस्ट्री पता होनी चाहिए। देखिए जिस दिन गढ़ जाता है उस दिन राजा बेकार हो जाएगा सर, ठीक है, क्योंकि वो लड़ नहीं पाएगा, उसका मेन सेटलमेंट है वो खत्म हो जाएगा। हमेशा कैपिटल्स की इंपॉर्टेंस रही है भारतीय इतिहास में या दुनिया के इतिहास के अंदर भी। जिस दिन कैपिटल डाउन गया, राजा या जो सेना है वो खत्म हो जाएगी सर, ठीक है। तो इस कंटेक्स्ट में हमेशा याद रखना है, वॉर्स के कंटेक्स्ट में, मिलिट्री के कंटेक्स्ट में। यूपीएससी ने प्रीलिम्स में सवाल भी पूछे हैं। इस क्लास की पीडीएफ में आपको कमेंट सेक्शन के अंदर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगी उसकी लिंक, और ज़रूर से डाउनलोड कीजिए। बाकी आप दिल्ली के अंदर हो तो 9 तारीख को आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे साथ हमारे बूट कैंप में। और अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप ये कोड को ज़रूर से यूज़ करना, PN Live। मेरे कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज हम लोग लॉन्च कर दिए हैं। हम लोग एंशिएंट और मिडिवल इंडिया के ऊपर लॉन्च कर रहे हैं नए कोर्स को बाय द 11th of February। आप इसमें भी ज्वाइन करिए, और भी बहुत सारे कोर्सेज मैं आपको कवर करवाता रहूँगा। वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर UPSC CSE। दिस इज मी प्रतीक नायक साइनिंग ऑफ। प्लीज डू वॉच, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। लेट्स क्रैक इट। जय हिंद।